आप संदीप महेश्वरी के वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा खेला। तो आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन खोजना पड़ेगा, आपको खुद का वाई खोजना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यू हैव ऑप्टेड फॉर पीसीएम इन योर 11th स्टैंडर्ड। और इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि आपको अपने एंड पे किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो जेई की जर्नी है, जो आईटीएन एनआईटीएन बनने की जर्नी है, वो बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही स्विफ्ट हो जाए, एंड यू will be या you might be able to achieve your goal very easily। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, starting the journey from 11th to IIT और NIT। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है when they move from 10th to 11th कि सर ये जेई क्या होता है। हमने तो आईटी सुना है, हमने तो एनआईटी सुना है, पर ये जेई क्या होता है और जेई क्यों करना है हमें। हम तो आईटी करेंगे सर, जेई क्यों करेंगे। तो What is JEE and why JEE? तो JEE की अगर हम बात करें तो it stands for Joint Entrance Examination। JEE का पूरा नाम क्या होता है? Joint Entrance Examination। थोड़ा सा ओवरव्यू उसका भी दे दूं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आपका पाथवे कैसा होना चाहिए। Joint Entrance Examination। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए। और ये जो पेपर होता है, ये पेपर होता है 3 टाइप के कॉलेजेस के लिए। कॉलेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉलेज है एनआईटीज। एनआईटीज के साथ साथ जीएफटीआईज, ये क्या होते हैं, इन सबका मतलब भी आपको बताऊंगा। और the most favorite of all the student who take PCM, that is IITs। GFTIs का मतलब है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कुछ एनआईटीज होते हैं, कुछ स्टेट के खुद के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। जैसे कि झारखंड में बात करूं तो बीआईटी सिंदरी एक इंस्टीट्यूट है। उसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में एक एचबीटीयू या एचबीटीआई है इंस्टीट्यूट, जहां से अलग सर भी जिसके एलुमनाई है। तो ये जीएफटीआईज हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए। जेई की बात करूं तो एनटीए 2 पेपर लेता है जेई का। एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं जेई मेंस, जेईई मेन, और दूसरा पेपर जो इसका होता है उसको हम कहते हैं जेई एडवांस्ड। ये 2 पेपर के एग्जाम में आपको बैठना होता है। जेई मेन के टॉप 2.5 lakhs, टॉप 2.5 lakhs इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज जेई एडवांस के पेपर में अपीयर होते हैं। जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस साल में 2 बार एग्जाम लेता है। जेई मेंस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसी 2 बार के कंबाइंड रिजल्ट में, मतलब 2 बार में जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, बेस्ट ऑफ 2 लेकर के जेई एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन लिस्ट तैयार की जाती है। फिर यू अपीयर इन जेई एडवांस, और जेई एडवांस में जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं, दे गेट इनटू आईआईटीज, दे गेट इनटू आईआईटीज। जैसा मैं आपको बताऊं, और आप स्क्रीन पे अपने लिखा हुआ भी पा रहे होंगे कि अभी आईआईटीज में अराउंड 16,200 के आसपास सीटें हैं। नियर अबाउट 16,200 सीट्स आर इन आईआईटीज। उसमें बहुत सारी ब्रांचेस और सारी चीजें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ लगभग 20-25 हजार सीटें आपकी इस तरफ भी होती हैं सर, एनआईटीज जीएफटीआईज में। अब हम बात करेंगे कि ठीक है सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि जेई ये एग्जाम लेता है, इस एग्जाम के थ्रू हम आईटी में जा सकते हैं, इस एग्जाम के थ्रू हम एनआईटीज में जा सकते हैं, इस वजह से जेई इज इंपॉर्टेंट। जेई क्यों करना है हमें, आईटीज एनआईटीज में क्यों जाना है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर जेई आर ओनली ड्रिवन बाय द ल्यूक्रेटिव ऑफर दे सी ऑन द न्यूज़पेपर कि आईटी बॉम्बे स्टूडेंट हैक्ड का मतलब हैक नहीं करना, या आईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स क्रैक्ड ऑफर ऑफ 1.5 CR 2 CR फलाना CR ढिमकाना CR। इसके वजह से बहुत सारे बच्चे जाते हैं। बट याद रखना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, द स्टडी इन आईटीज, द इन्वायरमेंट इन आईटीज एंड एनआईटीज आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पैकेज। वहां पे आप जाओगे तो आप पैकेज की बात अलग है सर, वो तो सबको मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो सबका हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज द लाइफ लेसन्स यू विल लर्न। जो चीजें तुम वहां से सीख के निकलोगे, जो तुम कॉलेज लाइफ में चीजों को सीखोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब हम आते हैं कि ये बात तो हो गई कि व्हाट इज जेई एंड वाई जेई, क्यों हमें जेई करना है। अब हम बात करेंगे कि जेई में हमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। अभी हम यहां पे खड़े हैं, अभी अगर मैं बात करूं तो दिस इज आवर लेवल व्हेन वी आर एट 10th से अगर हम 11th में जाते हैं, 10th से अगर हम 11th में जाते हैं तो 11th का लेवल ये है। या मैं और अच्छे से बनाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हम मान लो यहाँ पे 10th पे हैं, दिस इज द लेवल ऑफ 10th, तो ये है 11th का लेवल, 11th या 12th का लेवल ये है। और आईटी में जाने के लिए ये लेवल आपको चाहिए। तो आपको जंप यहां से यहां नहीं लेना है, आपको जंप यहां से फिर यहां भी लेना है। और ये 2 साल के स्पैन में। कुछ बच्चों के माइंड में ये होता है, उनको मैं क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी ये सोचते हैं कि भैया पहले कर लो 12th का बोर्ड, पहले कर लो 12th का बोर्ड, और उसके बाद आराम से 12th के बोर्ड को करने के बाद आराम से इत्मीनान से जेई का पेपर देना। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यू कैन प्रिपेयर विथ बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर जेई, और बच्चे बहुत जोरदार रिजल्ट करते हैं। इसके साथ ही बच्चे साथ में दोनों चीजों को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि देखो प्रॉब्लम ये है कि अभी 10th में आप इस लेवल पे हो, और ये लेवल ऑफ नॉलेज है, ये लेवल ऑफ नॉलेज है। नॉलेज के लेवल पे आप इस लेवल पे हो, आप मैच्योरिटी के लेवल पे भी ऐसे हो। अब नॉलेज का लेवल इतना और जेई के लिए इतना चाहिए, तो ये सब चीजें हम कैसे अचीव करेंगे, क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें 11th से स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर हम 11th से स्टार्ट नहीं करेंगे तो व्हाट वी आर गोना लूज, हम क्या, हमें नुकसान क्या होगा? सर आराम से 12वीं में तैयारी करेंगे, अभी देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं जिंदगी को। तो आइए उसकी बात करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस, आपके सामने एक्चुअल चैलेंज क्या क्या है। अगर हम एक्चुअल चैलेंज की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज है कि यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। सबसे पहला चैलेंज नंबर 1, इंक्रीज योर नॉलेज। आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है सर, नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई 75 तरीके नहीं, एक ही तरीका है, आपको लर्निंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको लर्निंग जारी रखनी पड़ेगी। और लर्निंग जारी आप कैसे रखेंगे? आप रेगुलर क्लासेस करेंगे टीचर्स की, जैसे रेगुलर क्लास, हर दिन क्लास करोगे। मान लो आप अर्जुना बैच के स्टूडेंट हो, या आप किसी XYZ बैच के स्टूडेंट हो, या आप किसी XYZ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, तो वहां पे आप अपनी क्लासेस रेगुलर करेंगे। क्लासेस रेगुलर के साथ साथ आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, आप अपने नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा, उन होमवर्क को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये 3 काम अगर आप करते हैं, ये 3 काम अगर आप करते हैं, तो आप नॉलेज वाले बैरियर से बाहर आ जाएंगे। ये तो बात थी नॉलेज की, लेकिन याद रखना, मान लो ये एक बच्चा है, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, ये एक बच्चा है, इसका नाम पिंटू। पिंटू चला आईटी, है ना, ससुराल नहीं, पिंटू चला आईटी। अब पिंटू को आईटी में तक पहुंचने के लिए, पिंटू बेचारा अभी 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, इसको आईटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उसमें से एक बाधा नॉलेज होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो यू हैव 60-70% ऑफ ऑल। प्रॉब्लम क्या है कि इस नॉलेज को गेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और बाकी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो किसी भी बच्चे को फेस करना पड़ता है वो है पेशेंस का। पेशेंस का प्रॉब्लम कैसे है, सुनना ध्यान से। मान लो तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई आज शाम में क्रिकेट खेलने चलेंगे, 4 बजे मैच है, टाइम हो रहा है अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 बज रहा है, तो इसकी गारंटी है ना दोस्त, इसकी गारंटी है ना कि तुम 1 बजे से ही तुम्हारे दिमाग में चलेगा आज तो ऐसे बैटिंग करेंगे, वैसे बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग यहां सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि पेशेंस नहीं होता कि 4 बजे का जब जाएंगे फील्ड पे तो देखेंगे। द सेम प्रॉब्लम प्रिवेल्स हियर ऑल्सो। अभी है 2022, आपको पेपर देना है जेई का 2024 में। कैसे 2 साल तक तुम एक चीज के लिए फाइट मारोगे, कैसे तुम 2 साल तक एक चीज के लिए फाइट मारोगे? दिस इज द मोस्ट प्रिवेलिंग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स कि सर हम 2 साल तक कैसे तैयारी करें, क्योंकि तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल भी अभी इतनी नहीं होती है इन 11th स्टैंडर्ड। लेकिन याद रखना, जो बच्चा पेशेंस के साथ पढ़ाई कर रहा है जोरदार करेगा सर। तो आप पेशेंस कैसे डेवलप करेंगे? पेशेंस डेवलप करने के लिए
पेशेंस को डेवलप करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप बनाइए शॉर्ट STG। लिख देता हूं मैं, STG का मतलब है शॉर्ट टर्म गोल्स। और मैं अपने भी स्टूडेंट्स को कहता हूं, बाकी सारे बैच में भी, मैं कहीं भी हूं वहीं एक ही बात कहता हूं कि भाई अगर आप 11th में हो तो आप 11th से सीधा जेई 2024 की तैयारी नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है कि जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, गलत बात है। आपको जेई 2024 की तैयारी करना ही नहीं है सर। तुम बोलोगे 2024 में एग्जाम है, तुम्हारा दोस्त आएगा बोलेगा अरे भैया अभी क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो 2024 में एग्जाम है, क्या पता फिर कोविड आ जाए, जून का एग्जाम सितंबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट, आप पेशेंस रख ही नहीं पाओगे सर। तो इस केस में आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएं, और शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए, आपका अपकमिंग टेस्ट। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अर्जुना बैच में हो, पाठशाला में हो, किसी भी बैच में हो, आप बाकी किसी XYZ इंस्टीट्यूट के XYZ बैच में हो, तो भी आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल आपका अपकमिंग टेस्ट होना चाहिए। आने वाला जो टेस्ट है उस पर्टिकुलर कोर्स का, वो आपका अपकमिंग गोल होना चाहिए। कभी भी सीधा जेई को टारगेट नहीं करो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस टेस्ट में मुझे टॉप करना है, बेस्ट करना है। अगर आप इस टेस्ट में बेस्ट करना सीख गए तो अपने आप आपके रास्ते खुद क्लियर हो जाएंगे सर। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है सर? 2 साल तक डटे रहना, 2 साल तक डटे रहना। यह भी बहुत बच्चों से नहीं हो पाता है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अपने आसपास जितने भी जेई एस्पायरेंट हैं उनको देख लो, उनसे मिल लो, और आप ये पाएंगे कि नॉर्मली क्या होता है ना भाई, नॉर्मली क्या होता है कि जो जेई के स्टूडेंट होते हैं उनका एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे आके वो टूट जाते हैं, वो बोलते हैं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है उस पॉइंट पे आके टूट जाना कि भाई इससे आगे अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है वो जेई प्रिपरेशन के 3 से 4 मंथ में आ जाता है। कितने मंथ में? 3 से 4 मंथ में। और एक्चुअल मजेदार बात यह है कि 6-7 महीने के बाद ना तुम्हें जर्नी खुद इंजॉय करने लगोगे। तुम्हें खुद लगने लगेगा कि हाँ यार सवाल भी हो रहे हैं, हाँ यार बाकी चीजें भी हो रही हैं, टेस्ट में नंबर भी आ रहे हैं। लेकिन ये 3 से 4 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे 50% ऑफ द क्राउड, या तो उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात तो आ जाती है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या 50% में से बहुत सारे बच्चे तो लेफ्ट आउट भी हो जाते हैं कि नहीं नहीं अब जेई नहीं, छोड़ो कॉमर्स ले लेते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं चलो 11th-12th कर लेंगे फिर सोचेंगे। तो याद रखना, आपको ये बात का ध्यान रखना, परसिवरेंस का मतलब है आपको ये ब्रेकिंग पॉइंट अटेन नहीं होने देना। जब भी ये ब्रेकिंग पॉइंट वाली सिचुएशन आए कि भाई अब नहीं कर पाएंगे, तो सोचना आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी परिस्थितियां बहुत कठिन होगी। आप नहीं होगे, मान लो आपके एंड पे परिस्थिति कठिन नहीं है, आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, या आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही रिगरस सिचुएशन में रह के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा अभी अलग सर का भी आप इंटरव्यू देख रहे हो कि उनको, अलग सर के पेरेंट्स को घर अपना सोल्ड आउट करके स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा था, बट दैट डिड नॉट अफेक्टेड द ओवरऑल परफॉर्मेंस। पता है क्यों? उसके पीछे रीजन था कि उन्होंने अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ मोटिवेशन। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, 15 मिनट का खेल है। आपको कोई और XYZ आदमी मोटिवेट करेगा या कोई टीचर मोटिवेट करेगा, 15 मिनट से 2 दिन में खत्म हो जाएगा मोटिवेशन। और हर दूसरे दिन मोटिवेशन दी नहीं जा सकती। आप संदीप महेश्वरी के वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा खेला। तो आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन खोजना पड़ेगा, आपको खुद का वाई खोजना पड़ेगा कि भैया क्यों। जिस दिन तुम अपना वाई खोज लो ना कि क्यों मैं जेई करना चाहता हूं, क्या रीजन है मेरे जेई करने का, कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारा पर्सनल रीजन हो सकता है कि गर्लफ्रेंड के पापा मान जाएंगे अगर मैं जेई कर लूं, या कुछ भी XYZ रीजन कि मुझे प्रूव करना है। कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तू जेई कभी कर ही नहीं सकता, तू तो 10वीं पास नहीं होगा, तू तो 12वीं पास नहीं होगा। तो आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन खोजना है, और सेल्फ मोटिवेशन अगर आपको खोजना है तो सबसे आसान तरीका, मैं बैचेस में भी यही बात बताता हूं, वो है कि अगर आपको कोई जलील करता है, जलील मतलब कोई बेइज्जती करता है आपकी, है ना, कोई आपको जलील कर रहा है, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, उससे बढ़िया तरीका सेल्फ मोटिवेशन का कुछ हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हें बोल रहा है तुम तो रिक्शा चलाने के लिए बने हो दोस्त, तुमसे यही होगा, पगला गए हो का,
उसको अपने पास रखो, बोलो भाई तुम ऐसे जलाते रहो हमको और मेरे अंदर आग भड़काते रहो, मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, तुम्हें गलत प्रूव। जैसे एक बारी क्या हुआ कि मान लो एक बंदा था, वो गया एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर ने बोला भाई तू डिफेंस में जा ही नहीं सकता। उस बंदे ने बोला जिंदगी में कुछ करूंगा चाहे नहीं करूंगा, इस एस्ट्रोलॉजर को तो प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये गलत है। वो बंदा डिफेंस में चला गया। एस्ट्रोलॉजर बोला, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास वो गया आदमी, तो वो कहता है कि जब तुम मेहनत करते हो तो ऐसे दिशाएं बदल जाती हैं। तो भैया अपनी दिशाओं को खुद कंट्रोल करो, दूसरे के हाथ में अपनी लगाम दोगे तो लोग मजे लेंगे और कुछ करेंगे नहीं सर, घोड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा बोझ ढोएंगे, सामान इधर उधर ले जाने में यूज करेंगे। तो अपने जिंदगी की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखो। और आखिरी पॉइंट जो है वो है सिचुएशन हैंडलिंग। सिचुएशन हैंडलिंग क्या है ये सुनना। सिचुएशन हैंडलिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सिचुएशन हैंडलिंग का मतलब यह है, सिचुएशन हैंडलिंग का मतलब यह है कि जब आप जेई का पेपर देंगे, है ना, जेई का पेपर देंगे तो जेई के पेपर में आपके पास प्रेशर होगा। जब आप जेई का पेपर देंगे तो जेई के पेपर में आपके पास होगा प्रेशर। इस प्रेशर को तुम कैसे हैंडल करते हो, दैट इज कॉल्ड योर सिचुएशन हैंडलिंग। मैं 3 क्रिकेटर्स का नाम लेता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इसमें से आपका फेवरेट कौन है। सबसे पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा विराट कोहली। अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, कमेंट कर देना, जब तक मैं बता रहा हूं तब तक आप कमेंट कर देना। अगर आपसे ईमानदारी से पूछूं तो सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, उससे बढ़िया खिलाड़ी तो हुआ ही नहीं, वर्ल्ड में नहीं हुआ। मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। टेक्निकली सचिन तेंदुलकर का कोई कोई हाथ नहीं लगा सकता सर कि ये ऐसे गलत खेल रहा है, वैसे टेक्निकली विराट कोहली पे कोई हाथ नहीं, उंगली नहीं उठा सकता सर कि टेक्निकली इसने ये गलत किया। तीसरा खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी, अगर उसकी टेक्निकलिटी पे बात करोगे तो लोग बोलेंगे ये कैसे करता हमें भी नहीं पता, पर ये कर लेता है। इसमें से अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें सबसे बढ़िया कौन लगता है, तो बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, लड़कियों को छोड़ दूं, लड़कियां विराट कोहली बोल देंगी, पर बट ऑब्वियस है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ सिचुएशन हैंडलिंग। सिचुएशन हैंडलिंग कैन मेक यू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये याद रखना, सिचुएशन हैंडलिंग कैन मेक यू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो आप सिचुएशन हैंडलिंग कैसे सीखेंगे ये सुनिए। सिचुएशन हैंडलिंग सीखने का मतलब एग्जामिनेशन का प्रेशर हैंडलिंग करना कैसे सीखना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो आपके बैचेस में टेस्ट हो, टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करें, टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करें। और दूसरी बात जो है, एक तो टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करें, दूसरा आपको जो होमवर्क मिल रहा है ना, आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसको भी टाइम बेस्ड तरीके से करें। आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसको भी कैसे करें, टाइम बेस्ड तरीके से करें, टाइम बना ले, उसी टाइमलाइन में ये सारे होमवर्क को करने की कोशिश करें। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये 5 मेजर चैलेंजेस है। एक चैलेंज और है जो आपकी जिंदगी में आएगा, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। एक और चैलेंज है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। भैया डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। और यहां पे कैसी कैसी डिस्ट्रैक्शंस होंगी मैं बता देता हूं। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त फलाना ढिमकाना पब्लिकेशन का किताब लेके आएगा मैथ्स का, तुमको लगेगा इसको भी पढ़ ले। तुम्हारा तीसरा दोस्त कोई XYZ पब्लिकेशन का किताब लेके आएगा, तुम बोलोगे इसको भी पढ़ लेते हैं। तो 15 लोग 15 किताब पढ़ रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम 15 किताब खरीद लोगे, पढ़ोगे एक भी नहीं। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो यह है कि लिमिट योर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को लिमिट करें। लिमिट योर रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि सब कुछ होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होने की जरूरत है ही नहीं, आपके पास सब कुछ होने की जरूरत है ही नहीं। पहले तो नोट्स ही काफी हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं दे आर गिविंग यू दैट मच ऑफ अ सफिशिएंट नॉलेज कि उससे आप बड़े आराम से कर सको। तो लिमिट योर रिसोर्सेज, एक आधा किताब रखो, उसी को सॉल्व करो। दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपके पास क्या हो सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं तो ये भी मानता हूं कि फैमिली भी एक डिस्ट्रैक्शन है सर। फ्रेंड्स एंड फैमिली, धनिया ला दो, पढ़ते लिखते हो नहीं, जाओ आलू ले आओ 2 किलो। दूसरा दोस्त है, बोला चल भाई आज पार्टी है, भाई का बर्थडे, 2 रुपए का समोसा खिलाया, उसमें तो तुम बहक गए कि नहीं नहीं चलो यार ये सही कह रहा है। तो फ्रेंड और फैमिली भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एकदम ही कॉन्टैक्ट ब्रेक कर ले, बट फ्रेंड एंड फैमिली के डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो, कैसे ना बोलना है, हाउ टू से
नो, बहुत मुश्किल है सर ना बोलना। कोई तुम्हें आके बोले कि चल ना तुमको पहले बैटिंग देंगे, चल क्रिकेट खेलने, ना बोलना बहुत मुश्किल है सर। तो ना बोलना सीखो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा टाइम कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हो सकता है फ्रेंड एंड फैमिली में, मैं इस बात को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा कि माइट भी आप में से कुछ लोग हो जो रिलेशनशिप वगैरह में हो, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अगर नहीं हो तो मत आना, और अगर हो तो सब चीज तब अच्छी लगती है व्हेन यू आर डूइंग गुड। बस इतना याद रखना। बढ़िया करोगे सारी चीजें अच्छी है, नहीं करोगे तो यही सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाएंगी। जब तुम जोरदार तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हो, जब तुम बढ़िया कर रहे होते हो ना, तो याद रखना तुम्हारी गलतियां भी शरारत कहलाती है। अरे बड़ा शरारती था। और जब तुम्हारा समय खराब हो ना, तो तुमने जो गलतियां की ना, बोले अरे एकदम का ही बोले बेड़ा गर्क। ये याद रखना हमेशा। अगर तुम बढ़िया कर रहे हो जिंदगी में, अगर तुम बढ़िया कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो गलतियां नहीं, वो शरारत है। अरे जैसे कृष्ण भगवान भी लीला करते थे, शरारत करते थे, और कंस मामा वो तो शरारत नहीं करते थे ना, उन्होंने तो क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये सीन है भाई, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट आते हैं कि सेलेक्टिंग द राइट पाथ, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन, अभी तो जेई की बात चल रही है, अगर अभी शुरू नहीं करते हो, तो इसका मतलब यू आर लूजिंग टाइम, यू आर लूजिंग एफर्ट, मतलब तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। तो सेलेक्टिंग द राइट पाथ क्या है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम 11th ओनली, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 11th ओनली। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चा 11th से ईमानदारी से प्रिपेयर करता है, तो हो सकता है 12वीं क्लास में जाके वो 4-5 घंटे डेली पढ़े, जेई में फोड़ के आएगा। कोई बच्चा अगर 11th में मक्कारी करता है और 12वीं में जाके 12 घंटे भी पढ़ता है, तो चांसेस है कि जेई में नहीं फोड़ पाएगा। इस वजह से आप 11th में ही जोरदार तैयारी करें। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 11th, 11th से ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 11th ओनली, 11th में ही जोरदार तैयारी करें। कोशिश ये करें कि 11th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक, 11th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएं। 11th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक आर, most of the topics should be covered comprehensively, should be covered comprehensively, comprehensively, कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप इनको कवर कर ले। अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया, तो इसका मतलब है आपका रास्ता बड़ा ही आसान होने वाला है सर। आसान हो जाएगा रास्ता अगर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो। सिंपल सी बात है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रोफेशन को कुछ बुरा भला कह रहा हूं। किसी कंपनी में बैठा हुआ एक सीईओ या एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय, एक बैंक का मैनेजर भी पैसे कमा रहा है 8 घंटे की ड्यूटी करके, और 8 घंटे मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा भी कमा रहा है। दो चीजों का फर्क है उनके बीच। सबसे पहली चीज का फर्क जो है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मजदूर की क्वालिटी ऑफ लाइफ और मैनेजर की क्वालिटी ऑफ लाइफ आप खुद इमेजिन कर लो। दूसरा, रिनमरेशन, या उनको क्या मिल रहा है उतना घंटे देने का। एक की 8 घंटे की कीमत जो है, एक के लाइफ के 8 घंटे की कीमत कुछ भी नहीं है, और वहीं दूसरा अच्छी खासी सैलरी ड्रॉ कर रहा है एसी के अंदर बैठ के। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और एक और बड़ा अंतर है कि जो बंदा मजदूरी कर रहा है, उसके आगे आने वाले जनरेशन को भी फाइट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उसको बनाना पड़ेगा रिसोर्सेज। और जो बंदा मैनेजर है, उसको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट वो एक इवन आउट लाइफ दे सकता है अपने बच्चों को। तो याद रखना, आपको अपने आने वाली पीढ़ी की लाइफ कैसी बनानी है, दैट उसकी भी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है। उसकी भी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है सर। इसके बाद हाउ टू रिमेन फोकस्ड, आप फोकस्ड कैसे रहेंगे? तो फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस्ड रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है सर। बस इतना ध्यान रखें, फोकस्ड रहने के लिए फिर से मैं बोलूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं और इनको अचीव करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होना चाहिए आपका? टू ट्राई टू अटेन 100% मार्क्स इन ईच टेस्ट, इन ईच टेस्ट। सभी टेस्ट में 100% मार्क्स आप लाने की कोशिश करें। दैट विल मेक थिंग्स इजियर। अगर आप छोटे छोटे गोल बना के चल रहे हो, बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है इन सब चीजों को अटेन
करना। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? इसके बाद मैं एक छोटे से कोट के साथ, इसके बाद एक छोटे से कोट और एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो एंड करूंगा। आई होप आपने देखा और बहुत सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दी, याद रखना जब 12वीं में कभी मेरे से मिलो या बाद में कभी मिलो तो यू विल ऑलवेज थैंक मी। या ये ऐसा नहीं कि ये मेरी चीजें हैं, ये सबको पता है, सभी टीचर ऐसा ही आपको कहेंगे। यू विल थैंक एवरीवन कि हाँ मैंने 11th में स्टार्टिंग की थी एंड दैट वाज वंडरफुल। द कोट इज योर चॉइसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्किल्स। आप जिंदगी में क्या चुनते हो सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आपकी स्किल क्या है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, महाभारत की बात करता हूं। महाभारत में आपने दो लोगों को देखा, एक कर्ण और दूसरा अर्जुन। अर्जुन को अर्जुना कह देंगे, कर्ण को करना कह देंगे अंग्रेजी में, पर मैं ऐसे नॉर्मली लिख रहा हूं। अगर बात करूं, दोनों ही भयंकर धनुर्धर थे सर, दोनों ही भयंकर धनुर्धर थे, मतलब तीर वीर चलाना तो गजब लेवल का। लेकिन लेकिन इतिहास अर्जुन को ज्यादा याद करता है, अर्जुन को ज्यादा याद करता है, कर्ण को नहीं। पता है क्यों? स्किल के मामले में दोनों बराबर है सर। हो सकता है स्किल की अगर हम बात करें, स्किल की अगर हम बात करें तो हो सकता है कर्ण की स्किल अर्जुना के बराबर या उससे ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री में नाम किसका ज्यादा है तो अर्जुना सर। अर्जुना वाज द वन टू लीड पांडवास टू विक्ट्री इन द महाभारत। अर्जुन था वो जिसने विक्ट्री दिलाई सर। पता है क्यों? एक कारण, क्या? चॉइस। चॉइस की अगर हम बात करें ना सर, चॉइस की अगर हम बात करें तो चॉइस के मामले में कर्ण कहीं पीछे रह गया, कर्ण बहुत ज्यादा पीछे रह गया सर। उसने किसका हाथ पकड़ा? गलत दिशा में वो चला गया, सब चीजें, उस कितना भी टैलेंटेड था अंत में मारा गया सर। बट अर्जुना भी एक वॉरियर था, वॉरियर होने के बावजूद ही कम आउट ऑफ ग्लोरी, बहुत ग्लोरीफाई हुआ वो। रीजन था चॉइसेस। तो याद रखना हमेशा इस बात को कि योर चॉइसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्किल। हमेशा तो आपको चुनना पड़ेगा सर क्या सही है क्या गलत, और आप सभी को पता होता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। इसी के नोट पे इस सेशन को हम एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग सभी इस सेशन को देखने के बाद अपने 11th की जर्नी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे and you will work for your own future. That's all from my side. Bye bye. Take care.